पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में ना, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में मैं हूं, कोई भी और है, देयर इज नथिंग दैट वी आर रीडिंग दैट यू कांट रीड. You already have taken a great step in your preparation journey by choosing Sarthi IAS. And we are very clear that our responsibility is not just providing you good content. That is just the starting. Our responsibility is to ensure that you people actually make it through the exam and you become good students and learn. And उसके लिए we do everything. जो भी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे खड़ा होगा वो ऐसे ही नहीं है कि रैंडमली आज मन किया तो यहाँ आके आपसे बात कर रहे हैं. दे हैव ईदर गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज और दे हैव क्लियर्ड द एग्जाम, एंड दैट इज द सारथी आईएएस गारंटी. द क्वालिटी ऑफ आवर कंटेंट इज आल्सो शोन बाय आवर रिजल्ट्स, वो तो आपने देखा ही होगा, बट आई एम जस्ट अश्योरिंग यू कि आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने प्लान किया हुआ है. आप सोच रहे होगे ना यार कि ये मेंस में इतने टॉपर्स, इतने बड़े लोग इतनी अच्छी पढ़ाई करके भी सिर्फ 800 नंबर क्यों ला पा रहे हैं. इसीलिए सिर्फ 800 नंबर ला पा रहे हैं सर, क्योंकि एग्जाम ही बहुत ब्रूटल है. एवरी मार्क मैटर्स. एक एक मार्क पे अगर मैं अपने मार्क्स सिर्फ 2 नंबर बढ़ा लूं, 970 की जगह 972 कर लूं, तो मेरी रैंक पता है कितनी हो जाती है? 260. मेरा काम है आपको सिलेक्ट कराना. इसलिए आई डोंट बिलीव इन मॉली कॉडलिंग यू. आई डोंट बिलीव इन टेलिंग यू कि नहीं हो जाएगा, तुम कर लोगे. मैं आपको साफ बता रहा हूँ. सो फर्स्टली, हेलो एंड वेलकम टू सारथी आईएएस. आई एम डॉक्टर शिवन and I will be your chief mentor throughout the next 1.5 years for your preparation for UPSC CSE 2027. As you all might know, I am a doctor from Maulana Azad Medical College, and I am also an ex-IRS officer, having cleared UPSC CSE in 2022 with an All India rank of 297. आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि अगले 1.5 years में व्हाट इज इट दैट इज नीडेड फ्रॉम अस टू बी अ गुड स्टूडेंट एंड टू क्लियर दिस एग्जाम. क्या लगता है इस एग्जाम को क्लियर करने में, ये बात हम आज करने वाले हैं और उस चीज को हम आज समझने वाले हैं. ठीक है. सो ऑन द एजेंडा टुडे देयर आर दीज 8 थिंग्स. Okay, these 8 things are on the agenda today. Firstly, what can you expect from this course? Then, what is actually needed for clearing UPSC CSE? Then, how to utilize this course most effectively? A broad plan for the next 1.5 years. Then, ये broad plan जो 1.5 years का है, how does it get executed on the basis of daily planning and targets? Then, about optional subject, not which optional subject. ये डिस्कशन अभी करने के लिए वी आर अ लिटिल बिट अर्ली इन आवर प्रिपरेशन, बट व्हेन टू डिसाइड द सब्जेक्ट एंड हाउ टू डिसाइड. देन अ डिस्कशन ऑन नोट मेकिंग एंड अ डिस्कशन ऑन एक्टिव रिकॉल. तो ये 8 चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वन बाय वन लेट अस गेट स्टार्टेड. प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्टली दैट you already have taken a great step in your preparation journey by choosing Sarthi IAS. By far, you will find the best team here, the best content here, and the best set of people who can help you and contribute towards your success. अभी जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो भी आप लोगों ने देखा होगा, we have a team that works really hard, and we are very clear that our responsibility is not just providing you good content. That is just the starting. Our responsibility is to ensure that you people actually make it through the exam and you become good students and learn. And uske liye we do everything, right? From live lectures to good content to PYQs to MCQs to answer writing, all of it is here. तो अब अगर आपने ये जीएस फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लिया है, माय फर्स्ट मैसेज टू यू इज फॉर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन for the UPSC CSE exam, please do not join any other course without consulting with us. आपको एक्चुअली किसी और चीज की अब जरूरत नहीं है. प्लीज डू नॉट ज्वाइन एनीथिंग एल्स विदाउट कंसल्टिंग विद अस फर्स्ट. ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से कर लो. यू विल हैव इनफ, और आई शुड से रादर मोर देन इनफ देन व्हाट इज नीडेड for your journey over the next 1.5 years. Stick to this first. Second, अब first we will now talk about what is needed from this examination
what is needed from a student who wants to clear this examination and what are the contours of this exam. I understand कि आप लोग फॉर्मेट से तो क्लियर हैं कि यार प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो हम ये समझते हैं कि हर स्टेप पे क्या है जो यूपीएससी हमसे डिमांड करता है, then we will understand how we will achieve those things. Okay, so let's start with the stage at the beginning, which is prelims. Our prelims exam for UPSC CSE 2027 will be in May of 2027. Okay, तो मई में हमारा एग्जाम होगा. Let us understand कि prelims exam की हमसे डिमांड क्या होती है. अब आज के बाद आप किसी भी यूपीएससी की चीज को समझने के लिए you will only use two things. One, you will use the syllabus, and the second, you will use previous year questions. Anything else other than this, UPSC has not given me directly. ये दो चीजें मुझे यूपीएससी ने डायरेक्टली दी हैं, बाकी सब इसका इंटरप्रिटेशन है. तो rather than relying on interpretations, we will rely on original texts. So these are two things that are going to be your best friends in your preparation till the time you are here. अब इन्हीं दोनों को यूटिलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में हमें क्या चाहिए. तो प्रीलिम्स का जो पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर हैज टू पेपर्स इन इट. वन इज अ जनरल स्टडीज पेपर एंड वन इज अ सीसैट पेपर. जनरल स्टडीज के पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देयर आर 100 क्वेश्चंस and maximum marks you can get are 200 marks. So for a correct answer you get +2, for a wrong answer you get -0.66. and जो कट ऑफ इसका जनरली रहता है वो कट ऑफ जनरली रहता है अराउंड समथिंग लेसर देन 100 मार्क्स ओनली. तो कट ऑफ जनरली अराउंड 90 मार्क्स रहता है. 90 हमारा कट ऑफ रहता है. हम 100 अचीव कर लेंगे तो वील बी इन द सेफ जोन. सो 50% इज द ब्रॉड कट ऑफ. सीसेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है 80 क्वेश्चंस ऑफ 2.5 marks each, तो plus 2.5 for a correct answer and minus 0.75 for a wrong answer. ये भी obviously 200 marks का ही पेपर है और यहाँ पर आपको 33% marks ही लाने हैं. So you barely have to get 33% marks. That means you have to give 66 marks. ठीक है, तो ये तो एक क्वालिफाइंग पेपर है. बट जनरल स्टडीज इज द एग्जाम दैट एक्चुअली काउंट्स, जिससे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है और आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो. तो अब मुझे समझना है कि यार जनरल स्टडीज का पेपर प्रीलिम्स में क्लियर करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड. देखो, पहले जब मैं समझ जाऊंगा व्हाट इज रिक्वायर्ड तभी तो मैं उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा. नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड यार व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन. कैसे समझ आएगा? नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं. यहां पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस दिया है. इस सिलेबस को पढ़ते हैं. क्या कहता है ये सिलेबस? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 1, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 2, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी 3, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस 4, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 5, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट 6 एंड 7 जनरल साइंस. 7 things they have told us in the notification कि ये 7 चीजें आपको पढ़ के आनी है. So let me write it in a simplified manner. ये 7 चीजें हैं. ठीक है. So there's geography, there's polity, economy, history, ancient medieval history. History को मैंने separate कर दिया 2 parts में. Science and tech, environment and ecology and current affairs. अब ये subjects हैं जो prelims में मेरे से पूछे जाएंगे. इनके basis पे I will be asked to answer about 100 questions. And these 100 questions, I have to get 50% marks here, 50% or more broadly, to then sit for the mains. तो मुझे ये बात समझ आई कि फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एग्जाम इज कि इस एग्जाम में, ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसको मुझे क्लियर करना है. उसमें ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर आने वाले हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यार इनको कहाँ से पढ़ा जाए. स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, है ना. इनको कहाँ से पढ़ा जाए, तो क्या आइडियल अप्रोच है. अब ये यूपीएससी ने नहीं बताया, बट सिंस यू नो दैट सारथी आईएएस हैज पीपल हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम, हु हैव अपीयर्ड इन द इंटरव्यू मल्टीपल टाइम्स, this is from our experience, right? Of our own experience of clearing prelims, I have given prelims twice, cleared it both times. Second attempt में I got selected. हिमांशु खत्री सर यहाँ पर हैं, वरुण सर यहाँ पे हैं. If you look at the combined experience of our team, we have cleared more than 50 prelims together, right? सबके prelims आप cleared count कर लोगे तो 50 से ज्यादा prelims हम clear कर चुके हैं. Mentors वगैरह की टीम सबको मिला के अगर आप देखोगे तो.
तो उन सबका कलेक्टिव विजडम ये कहता है कि यार किसी भी सब्जेक्ट को अगर आइडियली प्रिपेयर करना है तो ये उसके स्टेप्स हैं, ठीक है। तो किसी एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ, बाकी आप इसमें ऐड कर लेना। तो जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटी का एग्जांपल लेता हूँ, ये एक सब्जेक्ट है। पॉलिटी आइडियली प्रिपेयर करनी है तो पहले मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्लास 11th और 12th की। दिस शुड बी स्टेप 1। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए जिसका नाम है लक्ष्मीकांत की बुक, ये सेकेंड स्टेप है। फिर यहां पर मुझे एक रेफरेंस बुक रेफर करनी चाहिए जिसका नाम है डीडी बसु। तो एक रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ रेफरेंस के लिए जो चीज समझना है। बेसिकली माई गोल इज टू गेट टू एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। दिस इज द गोल दैट आई वांट टू अचीव। तो मेरे को लगा यार ठीक है, मुझे एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी अचीव करनी है। फर्स्ट आई रीड द एनसीईआरटी ऑफ 11th and 12th, देन आई रीड द स्टैंडर्ड बुक एंड देन आई ऐड फ्रॉम द रेफरेंस बुक। दिस वुड गिव मी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। नाउ अगेन सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे को, क्योंकि क्वेश्चंस आंसर करने हैं फाइनली प्रीलिम्स में। आई वुड नीड टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, राइट। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले वही अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करता हूं कि यार मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे बात करता हूं एंड लेट मी सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स। वो सॉल्व करूंगा, उसमें मुझे समझ आएगा अच्छा यार यहाँ पर शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा गैप था, यहाँ मेरे से गलती हो गई, देखो यूपीएससी तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। आई विल डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग। बट सिर्फ पीवाईक्यूज करके तो बात नहीं बनेगी, सम न्यू एमसीक्यूज आल्सो आई विल हैव टू डू। तो लेट्स से कि पिछले 10 इयर्स में या 2013 से अगर मैं बात करूं, 2013 टू 2025, 12 साल के पॉलिटी के अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस यहां होंगे। और न्यू एमसीक्यूज भी मैं चाहूंगा कि यार मैं एटलीस्ट 200 नए एमसीक्यू तो मैं कर लूं, ठीक है। अब इन 400 क्वेश्चन से वट एवर आई हैव लर्नड, I will learn a lot of things from these 400 questions. Whatever I learn from these 400 questions, I now need to add this to my notes. है ना, ये 400 क्वेश्चन है जो मैं सीखूंगा वो मैं अपने नोट्स में ऐड करूंगा। एंड फाइनली आई वुड से दैट आई हैव डन 1 सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स। ऐसे 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 और 8 डिपेंडिंग ऑन हाउ यू स्प्लिट हिस्ट्री। तो अब आप लोग बताओ ये देख के, इज दिस अ टाइम टेकिंग अप्रोच or is this a easy thing to manage? टाइम कंज्यूमिंग है या इजी है? अप्रोच तो यही है, दिस इज द आइडियल वे टू डू इट। इससे बेटर कोई तरीका है नहीं। और आपको देख के लग भी रहा होगा कि यार ये तो इट मेक सेंस ऑल्सो कि पहले एनसीईआरटी पढ़ी, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, फिर रेफरेंस बुक पढ़ी, फिर पीवाईक्यूज किए, एमसीक्यूज किए। टाइम कंज्यूमिंग है ना, डिफिकल्ट है, लंबा काम है, बट हाँ है तो सही। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो ना कि यार दिस इज द आइडियल वे टू डू इट। ये समझ पा रहे हो कि यार ये करा मैंने तो मेरे को इनफ आता होगा फिर, लाइक इट एवरी स्टेप इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी, राइट। ये बात तो समझ आ रही है कि यार ये हर स्टेप में कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ सेंस है, बट हाँ मेहनत लगेगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो यार पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में ना, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में मैं हूं कोई भी और है, देयर इज नथिंग दैट वी आर रीडिंग दैट यू कांट रीड। ऐसा कुछ है ही नहीं। किताब ही पढ़ के पढ़ा रहे हैं ना यार, अल्टीमेटली अपने अंदर से तो नॉलेज जनरेट कर नहीं रहे। अल्टीमेटली आप यहाँ क्यों आए हो, ताकि आपका टाइम बचाया जा सके, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। इतना ही काम है हमारा, एंड वी आर गुड एट आवर जॉब, राइट। तो अब यही काम देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। अब अगर आप यहाँ आए हो तो मेरा काम क्या है कि करो तो आप ये सारी चीजें, यू शुड बी डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स with as much intensity as required, but it should be convenient for you and your time should be saved. अगर आप ये सारी चीजें करने में नॉर्मली लेट से पॉलिटी के लिए आप 3 महीने लगाते, तो मेरा काम होना चाहिए कि आपको ये सेम काम 1 महीने में करवा दूं और बेटर आउटकम्स के साथ करवाऊं। तभी आपका यहां आने कोई फायदा हुआ, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। So now let us understand how do we manage all of these steps here at Sarthi IAS, right? ये सारे स्टेप्स को देखते हैं, इन्हीं की बात करते हैं
कि अब आप सारथी आईएएस में हो तो आप इस चीज को कैसे मैनेज करोगे। स्टेप सेम है, लेट्स सी हाउ वी विल गो अबाउट इट। तो समझते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज हैविंग एब्सोल्यूट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। उसके लिए हमने 3 चीजें लिखी थी कि यार मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, मुझे स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है और मुझे रेफरेंस बुक पढ़नी है। ये 3 चीजें मुझे पढ़नी है। दिस वाज द रीडिंग पार्ट। तो इसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? इसके लिए वी हैव लाइव लेक्चर्स। आपको यहां पर जो पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं उनका नाम है एम पुरी सर। आप में से कई लोग शायद 26-27 ईयर्स के नहीं होंगे, मैं खुद ही सिर्फ 28 ईयर्स का हूं। सर 27 ईयर्स से पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। सर ने 3 इंटरव्यू दिए हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ पॉलिटी यू विल एवर मीट, राइट। ऐसा है कि हमारे कई और टीचर्स भी सर के स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद सर का स्टूडेंट रहा हूं। दैट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ही कैरीज। तो आप पहले लाइव लेक्चर्स ले रहे हो एम पुरी सर के साथ। यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आपके पास साथ में पीडीएफ नोट्स हैं। इन नोट्स में ओपन चैलेंज है आपको, कोई भी एग्जाम रेलेवेंट चीज आपको मिस नहीं होगी। नॉट अ सिंगल एग्जाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट, कॉन्सेप्ट विल बी मिस्ड। तो जो भी इन 3 जगहों पर लिखा था, वॉट एवर वॉज रिटन हियर, वॉट एवर वॉज रिटन हियर, हियर एंड हियर, ऑल ऑफ इट इज इन द नोट्स। तो क्या मैं कहूंगा ये किताबें मत पढ़ो? मैं कहूंगा अभी भी पढ़ो। I would still say you should read at least the standard books you should read. Why? Because इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जरूरत नहीं है बट एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमारे पास नोट्स हैं जहां पर कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन है। एंड somebody who has an experience of more than 25 years is explaining all the concepts to me. Conceptual clarity तो हो गई, but this was not it. यहां पर बात खत्म तो नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? नेक्स्ट स्टेप इसके बाद है कि सर अब मुझे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि मैं अपने आप को टेस्ट कर सकूं यूपीएससी के अगेंस्ट। तो आपको जो नोट्स मिलेंगे इनमें ही टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज दिए। एंड आफ्टर एवरी टॉपिक इज ओवर, लेट्स से आप प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने प्रेसिडेंट का टॉपिक जैसे पढ़ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्लास में ही डिस्कस किए जाते हैं। सो इन द क्लास विद एमपुरी सर और विद मी यू विल डिस्कस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए। ये मेरा सेकंड स्टेप था आफ्टर लर्निंग कि मुझे पीवाईक्यूज करने हैं। आप टेस्ट की तरह उनको नोट्स में सॉल्व करिए लाइक एन असाइनमेंट एंड देन यू डिस्कस इट इन क्लास। तो पीवाईक्यूज भी यहीं पे सॉर्ट हो गए। अब मुझे डाउट्स आए तो स्पेसिफिक डाउट रेजोल्यूशन सेशंस भी हो रहे हैं फॉर एड्रेसिंग योर डाउट्स। अब था यार व्हाट अबाउट न्यू क्वेश्चंस? पीवाईक्यूज तो पुराने क्वेश्चंस हैं, मुझे नए क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने हैं। वो मेरा लास्ट स्टेप था। तो ऑन एवरी संडे यू हैव अ 25 एमसीक्यू टेस्ट। ये 25 एमसीक्यू कहां से आते हैं? जो आपने पिछले वीक पढ़ा है उसी में से 25 एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपकी रैंकिंग भी आती है और इसमें साथ में आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, ये सब करने के बाद अब आप किस स्टेट पे पहुंचोगे? अब आपने वो एग्जैक्ट आइडियल अप्रोच फॉलो कर ली, आपने नोट्स में एडिशंस कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली, आपने ये तीनों चीजें कंसोलिडेट करके पढ़ ली, आपके पास पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो गया। एंड दिस वी विल रिपीट फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट, फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट। तो जो यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनकी बात कर लेते हैं सारे सब्जेक्ट्स की। अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मैं मेंस की भी बात करूंगा आपसे डिटेल में, ठीक है। तो ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगी पल्लवी मैम। मैम ने 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, यूजीसी नेट को 100% से क्लियर किया है। मैम की बुक भी है, माजिद हुसैन सर की बुक आपने सुना होगा ज्योग्राफी की, शी इज नाउ द को ऑथर ऑफ दैट बुक। पॉलिटी की बात मैंने करी ली, एमपुरी सर हैं। एमपुरी सर ने अगेन 3 बार इंटरव्यू दिया है, 25 साल से वो पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमी की बात करते हैं,
इकोनॉमी आपको आदित्य कालिया सर और मैं मिलकर पढ़ाएंगे। आदित्य कालिया सर ने 2 बार इंटरव्यू दिया है। He has been teaching for the past 10 years, one of the biggest names of economy, right? हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आपके पास यहाँ पर हिमांशु खत्री सर हैं। हिमांशु खत्री सर इज हिमसेल्फ एन एक्स IRS ऑफिसर। प्रीलिम्स भी दिया है, मेंस भी दिया है, इंटरव्यू भी दिया है, एग्जाम क्लियर भी किया है। एज IRS 7 years उन्होंने सर्व भी किया है। IRS कस्टम्स में थे वो, एंड नाउ ही हैज कम टू टीच। फिर बचे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये दोनों ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। As you know, I am also a previously selected candidate. एंड बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स, जिस सब्जेक्ट की करंट अफेयर्स की बात होगी, तो साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स होगा तो मैं पढ़ाऊंगा। पॉलिटी का करंट अफेयर्स होगा तो एम पुरी सर पढ़ाएंगे। तो करंट अफेयर्स गेट्स लिंक्ड टू वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर रीडिंग। करंट अफेयर्स के बारे में कल आपसे सजल सर डिटेल में बात करेंगे। सजल सर जो आपके चीफ मेंटर हैं यहाँ पर, सजल सर हिमसेल्फ हैज गिवन 3 UPSC इंटरव्यूज। तो एक बात आपने नोटिस की होगी, आप जिससे भी बात करोगे, जो भी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे खड़ा होगा, वो ऐसे ही नहीं है कि रैंडमली आज मन किया तो यहाँ आके आपसे बात कर रहे हैं। दे हैव ईदर गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज और दे हैव क्लियर्ड द एग्जाम, एंड दैट इज द सारथी IAS गारंटी। You will speak only to people who have either cleared the exam or have appeared in the interview, right? ताकि आप हमेशा credible लोगों से बात करो और आपको quality content मिले। The quality of our content is also shown by our results, वो तो आपने देखा ही होगा, but I'm just assuring you कि आपका पूरा step by step process हमने plan किया हुआ है। I hope आपको ये देख के confidence आ रहा है। Your job is to show up. आओ, शो अप एंड स्टडी, बाकी छोड़ दो हम पे, ठीक है। प्रीलिम्स की बात हो गई। अब प्रीलिम्स में दूसरी चीज है CSAT। हमने अभी सिर्फ जनरल स्टडीज की बात की है, दूसरी चीज है CSAT। अब CSAT जो प्रीलिम्स का सेकंड कंपोनेंट है, ये मियरली एक क्वालिफाइंग पेपर है, बट इससे डरने की जरूरत है, ठीक है। इससे बिल्कुल डरना है हमें, क्योंकि इवन पीपल हु आर फ्रॉम IITs फेल इन CSAT समटाइम्स। तो लाइटली नहीं लेना है, इग्नोर नहीं करना है। वी हैव टू गिव इट द ड्यू रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स, ठीक है। तो अब ये जो CSAT की बात है, CSAT को कैसे मैनेज किया जाएगा उस बारे में बात करते हैं। CSAT में वी हैव समबडी हियर कॉल्ड राम मोहन पांडे सर। राम सर IIT रुड़की से MSc इन मैथ्स हैं, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट से हमें डर लगता है, उसमें उनके पास बैचलर्स भी नहीं है, मास्टर्स भी है और IIT से है। सो नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। वी आर गोइंग टू हैव लाइव क्लासेस ऑफ CSAT विद डाउट रेजोल्यूशन। CSAT आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी आपको गारंटी है, अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से अटेंड कर ली। तो प्रीलिम्स तो सॉर्ट हो गया। अब प्रीलिम्स क्लियर करना बड़ी बात है, बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, प्रीलिम्स सॉर्ट मतलब कई लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। द रियल क्रक्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज द मेंस एग्जाम। अगर आपको सिलेक्ट होना है, IAS बनना है, द ओनली वे टू डू इट इज टू गेट गुड मार्क्स इन द मेंस। देखो होता क्या है कि आपको ये बात पता भी होगी कि इन द प्रीलिम्स, अगर मैं प्री की बात करूं, तो प्रीलिम्स में आपने जो भी लेट्स से कट ऑफ आया 95 मार्क्स, आपके 96 मार्क्स आए, आपके 96 मार्क्स आए या फिर आपके 196 मार्क्स आए, इट रियली डज नॉट मैटर। इट रियली डज नॉट मैटर, क्योंकि 1 नंबर ऊपर है कट ऑफ का तो भी आप मेंस दे दोगे, और 100 नंबर ऊपर है कट ऑफ से तो भी आप मेंस दे दोगे। बट अगर मैं मेंस की बात करूं, मेंस होता है हमारा 1750 मार्क्स का, इंटरव्यू जो है वो होता है हमारा 275 मार्क्स का, एंड इट इज ओनली दीज टू दैट गेट काउंटेड इन द मेरिट। तो ये 2025 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स लाते हो, उससे आपकी सक्सेस डिटरमाइन होती है। एंड अगर मैं इस बार के रिजल्ट की बात करूं, तो अगर आपको IAS में जाना है, यू फ्रॉम जनरल कैटेगरी, यू प्रोबेबली नीड 1000 मार्क्स। आपको ब्रॉडली 1000 मार्क्स चाहिए। अब ये 1000 मार्क्स में से मान लीजिए कि इंटरव्यू में से यू विल गेट समवेयर अराउंड 180
to 200 which is a decent score as per this year. तो आपको मेंस में से somewhere around 800 to 820 मार्क्स चाहिए. तो ultimately if you want to become an IAS officer or if you want to get into the civil services, you need around 800 to 820 marks here. This is for the IAS. अगर आप बाकी सर्विसेज की बात करेंगे तो समवेयर अराउंड 750 मार्क्स पे यहाँ पर आप सिलेक्ट हो जाते हो. 750 here and somewhere around 180 190 here. इस पे आप सिलेक्ट हो जाओगे, बट IAS बनने के लिए यहाँ पर 800 to 820 मार्क्स चाहिए. ये है अल्टीमेटली जो गेम है यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए. तो इस सब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? What is now the most important part of this examination? Of course, it is the mains because maximum marks are coming from here. तो अब मेंस एग्जामिनेशन को एक बार डिस्कस करते हैं. लेट अस डिस्कस द मेंस एग्जाम एंड सी कि उसके लिए प्रिपरेशन कैसे होती है. पहली बात, मेंस का एग्जाम होता कैसे है? मेंस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एग्जाम्स दैट यू विल एवर गिव इन योर लाइफ. मेंस के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं? मेंस में होते हैं 9 पेपर. इन 9 पेपर्स में से 2 लैंग्वेज पेपर्स हैं. ये क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, इनके मार्क्स काउंट नहीं होते, आपको बस क्वालिफाई करना होता है. मेरिट में काउंट होने वाले 7 पेपर्स हैं ऑफ 250 मार्क्स ईच. राइट? तो आप जनरल स्टडीज में देखेंगे तो जनरल स्टडीज 1 2 3 4 ये 4 पेपर हैं. ये 1000 नंबर का जनरल स्टडीज का पेपर हुआ. देन यू हैव एन एसे पेपर ऑफ 250 मार्क्स एंड यू हैव ऑप्शनल पेपर्स, optional paper 1 and 2, 250 marks each. तो this is total 500 marks. तो इन 7 पेपर्स ने अल्टीमेटली हमारी डेस्टिनी को डिसाइन करना है. अब अगर इस पेपर का फॉर्मेट देखो तो फ्राइडे को होता है एसए का पेपर, सैटरडे को होता है GS1 और GS2 टुगेदर, और संडे को होता है GS3 और GS4 टुगेदर. फिर आप 5 दिन का ब्रेक मिलता है आपको. सैटरडे को फिर होते हैं लैंग्वेज पेपर 1 एंड लैंग्वेज पेपर 2 जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, और संडे को हम फिर देते हैं ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2. ये हमारा अल्टीमेटली पेपर का फॉर्मेट है. ये ब्रूटल इसीलिए है, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रूटल राइट नाउ, बिकॉज आप देखो यार, ये GS1 का पेपर आपने 3 घंटे का पेपर यहां पर लिखा. हर पेपर का आइडिया ब्रॉडली सेम है. 250 मार्क्स का पेपर है, तो यहां पर 10 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के. 3 घंटे में 20 क्वेश्चन आप लिख रहे हो, और इट इज नॉट अ स्कूल पेपर ना यार. स्कूल का पेपर तो नहीं है ना. किस टाइप का पेपर है? ये पेपर है जहां आप कंपीट कर रहे हो दूसरे लोगों से. पास नहीं होना है मुझे. अभी तक हम लोगों को आदत है ऐसे एस्से टाइप बड़े सब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू तो है नहीं, सब्जेक्टिव आंसर मुझे लिखने हैं. ये आंसर लिखने वाले पेपर में मुझे अभी तक क्या आदत है, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, आई जस्ट हैव टू पास और आई हैव टू गेट गुड मार्क्स. हियर आई एम कंपीटिंग, आई हैव टू राइट आंसर्स बेटर देन अदर्स, व्हिच इज अ डिफिकल्ट आर्ट. एंड इन सच ब्रूटल कंडीशंस. सुबह GS1 का पेपर, GS1 में क्या आ रहा है? हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी. 9 से 12 मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी के 20 क्वेश्चन लिख दिए, दिमाग थक चुका है. 2 घंटे का ब्रेक है और शाम को पेपर है GS2 का. और GS2 के पेपर में क्या आ रहा है? पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, सोशल जस्टिस. चलो किसी तरह मैंने आज का दिन निकाल लिया और मैंने ये 2 पेपर लिख लिए. अब संडे को सुबह मेरे को फिर पेपर देना है. अब GS3 का पेपर, उसमें इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब आ रहा है. और वो करने के बाद फिर 2 घंटे का ब्रेक लेके एक और पेपर. और अल्टीमेटली इन 4 पेपरों में 1000 नंबर मेरे डिसाइड हो जाएंगे. एंड दे आर हैपनिंग इन सच क्विक सक्सेशन. सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसीलिए ब्रूटल है. आप सोच रहे होगे ना यार कि ये मेंस में इतने टॉपर्स, इतने बड़े लोग इतनी अच्छी पढ़ाई करके भी सिर्फ 800 नंबर क्यों ला पा रहे हैं? इसीलिए सिर्फ 800 नंबर ला पा रहे हैं सर, क्योंकि एग्जाम ही बहुत ब्रूटल है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन योर एंड. It's a brutal exam. It's a bloody brutal process. तो अब इसको डील करने के लिए क्या किया जाए? तो पहले तो एक बार सिलेबस देखते हैं मेंस का.
कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं मेंस में। देखो ये मेंस के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये मेंस के सब्जेक्ट्स हैं। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि मेंस में नंबर नहीं आए तो आप कभी सिलेक्ट नहीं हो गए। अल्टीमेटली उसका नाम मेंस इसीलिए है बिकॉज इट हैज द मेन रोल इन योर सिलेक्शन, ठीक है। अब यहां एक बात नोटिस करना, और आपने मुझे बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर। मैंने इन चीजों को रेड में हाईलाइट क्यों किया है? व्हाट इज यूनिक अबाउट द थिंग्स दैट आई हैव मार्क्ड इन रेड? These subjects are not asked in the prelims. These subjects are not asked in the prelims, right? तो आप देखोगे 1750 मार्क्स का मेंस है। अभी आपकी फर्स्ट मिथ ऑफ प्रिपरेशन में बस्ट करने वाला हूं। GS4 हुआ 250 मार्क्स का, एसए हुआ 250 मार्क्स का, ऑप्शनल हुआ 500 मार्क्स का, इंडियन सोसाइटी ब्रॉडली जनरली पूछा जाता है अराउंड 50 मार्क्स का, ज्यादा ही पूछा जाता है वैसे, 50 से अराउंड 100 मार्क्स कह सकते हैं। अराउंड 100 मार्क्स यहाँ पर ऑप्शनल पूछा जाता है। सोशल इश्यूज और गवर्नेंस मिला के पूछा जाता है अराउंड 100 मार्क्स। इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एग्जैक्टली पूछा जाता है अराउंड 100 मार्क्स। तो ये कितने मार्क्स हुए? 1750 मार्क्स का मीन्स है। इसमें से अराउंड 1300 मार्क्स आर फॉर न्यू सब्जेक्ट्स। आपको अभी समझ आना शुरू होगा कि सारथी आईएएस डिफरेंट क्यों है। अभी तक आप यहां आए हो कोचिंग लेने के लिए, आपने और भी ऑप्शंस कंसिडर किए होंगे। कितनी बार आपने सुना कि यार इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराएंगे प्रीलिम्स एंड मेंस की, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी, क्योंकि ये बोलना आसान है, हमारे ऊपर बर्डन कम, एक चीज पढ़ाई बोला मींस भी हो गया इसमें। भाई जब 1300 आउट ऑफ 1750 तो न्यू सब्जेक्ट्स हैं, तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो कैसे सकती है? समझ आ रहा है? इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इज अ लाई, इट्स नॉट स्टैटिस्टिकली पॉसिबल ना। 1750 में से भाई 1300 तो नए हैं, तो इंटीग्रेट कैसे होगा? सो व्हाट इज नीडेड नाउ? अब हम आज क्या कर रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं यार कि एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए। तो अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे मेंस क्लियर करने के लिए व्हाट आई नीड इज आई नीड टू हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर मेंस। आप इमेजिन करो यार मेंस में हो क्या रहा है, पुट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन। आपके सामने मेंस का पेपर ऐसे नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है और आंसर शीट यहाँ पे है और आप एक्स्ट्रा शीट वगैरह लेके भर रहे हो, राइट? आप में से जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको दिखाता हूँ मेंस की क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कैसी दिखती है। आई जस्ट गो टू द यूपीएससी वेबसाइट और मैं आपको कहूंगा कि आप भी ये चीज ट्राई करके देखना, ठीक है? गो टू यूपीएससी एंड जस्ट राइट मेंस 2025 PYQ। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जाओगे, ठीक है, ऐसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ पेपर्स है। ये आई थिंक मेंस का पेपर है, या दिस इज द मेंस पेपर, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम। तो इसका एक पेपर खोल लेते हैं। लेट्स ओपन वन ऑफ द पेपर्स है, ठीक है। हम खोलते हैं यहाँ पर जनरल स्टडीज का पेपर, पेपर 3 खोल लेते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कैसी दिखती है। तो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन में जाएंगे और एक्टिव एग्जामिनेशन में जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, यू कैन जस्ट राइट मींस QCAB UPSC। एक चीज बस डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं आपको, ये रहा। जैसे ये जनरल स्टडीज पेपर 1 का एक सैंपल पेपर यूपीएससी ने दिया है, स्पेसिमेन पेपर, यूपीएससी की वेबसाइट से निकाला है।
देखते हैं दिखता कैसा है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसको छोड़ते हैं, ठीक है। यहां से आपका पेपर स्टार्ट होता है। अब देखो, यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। थोड़ी पुरानी शीट है इसलिए अब 12.5 मार्क्स यूपीएससी नहीं पूछता, बट ठीक है। यहां पर क्वेश्चन है 12.5 मार्क्स का, ठीक है। अब यहां पर सामने ही आंसर लिखने की जगह दी हुई है, यू हैव टू राइट द आंसर हियर ओनली, है ना, यहीं पे मुझे आंसर लिखना है। अच्छा, मैंने एक पेज लिखा, दूसरा पेज लिखा, चलो मैंने तीसरा पेज भी लिख दिया, खत्म। क्वेश्चन 2 आ गया, दे गेव मी 2.5 पेजेस ऑफ स्पेस एंड दैट इज इट। इसके आगे कुछ नहीं है। आई कांट टेक एन एक्स्ट्रा शीट, आई कांट एड मोर। 2.5 pages was all that was available to me. So I have a space constraint. My space is limited. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, मीजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है। I start writing the answer. All right, I have one more page to write the answer. I have one more page to write the answer. And question 3 has started. So now my space is limited. I have to convince the examiner that I am a good student in just 2.5 pages. Secondly, ये actually 2014 का क्वेश्चन पेपर है। Now UPSC has slightly tweaked its format from the past 6-7 years. तो अब क्या होता है कि जनरल स्टडीज के पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं ऑफ 10 मार्क्स, और यहां आपको मिलते हैं 2 पेजेस। फिर आपके आते हैं 10 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, और यहां आपको मिलते हैं 3 पेजेस, ठीक है। आपके पास टाइम कितना है? आपके पास टाइम है 180 मिनट्स। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आप यहां पर दे पाओगे, बेस्ट टाइम डिवीजन यही मिलेगा कि यहां पर आप दे पाओगे 70 मिनट्स और यहां पर आप दे पाओगे 110 मिनट्स। So effectively what that means is that if there is a 10 marker question in front of me, I have to write one 10 marker question in 7 minutes. Means I have to fill 2 pages in 7 minutes. And I have to write one 15 marker question in 11 minutes. Means I have to fill 3 pages in 11 minutes. एंड ये नहीं है कि बस पास होना है, पेज भर दो किसी भी तरह। आई हैव टू गेट बेटर मार्क्स देन अदर्स। मार्क्स से कितना फर्क पड़ता है वो भी आपको बताता हूं। मेरी रैंक 297 थी यूपीएससी में, तो मेरे 2025 में से 970 मार्क्स आए थे। सो आउट ऑफ 2025 मार्क्स, द मार्क्स आई गॉट वाज 970। ये मेंस और इंटरव्यू के मिला के मार्क्स हैं, ठीक है। अगर ये 1000 होते तो मेरी रैंक टॉप 100 में होती। थोड़े से कम थे तो मेरे को आईआरएस मिला, आईएएस नहीं मिला। नाउ लेट अस सी व्हाट वुड हैव हैपेंड एट दिस मार्क्स। माय रैंक इज 297। लेट अस सी व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ माय मार्क्स वुड हैव बीन स्लाइटली डिफरेंट। मान लो मैं यहां पे अपने 11 नंबर बढ़ा दूं। इफ आई हैड 11 मार्क्स मोर, my rank would be somewhere close to 180 and I would be in the IPS. बहुत अच्छी बात है, मेरे को शायद एक और अच्छी सर्विस मिल सकती थी। बट अगर मैं अपने यहाँ पर 11 नंबर कम कर देता एंड माय मार्क्स वर 959, तो मैं सिलेक्ट ही नहीं होता सर। आई वुड बी आउट ऑफ द लिस्ट। एवरी मार्क मैटर्स। एक एक मार्क पे अगर मैं अपने मार्क्स सिर्फ 2 नंबर बढ़ा लूं, 970 की जगह 972 कर लूं, तो मेरी रैंक पता है कितनी हो जाती है? 260। इतना फर्क है 2 नंबर में इस एग्जाम में। Every mark matters and all of these marks are going to flow from these questions. Highly competitive, सुबह शाम पेपर है, ब्रूटल फॉर्मेट, मेहनत लगेगी, बहुत एफर्ट लगेगा। एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि सारथी आईएएस हमेशा मेंस की बात करता है। इट इज वेयर सिलेक्शन इज हैपनिंग। तो अगर आपने मेंस के लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो आप सिलेक्ट कभी नहीं होगे। अब आप लोगों को सब कुछ पता है मेंस के बारे में कि यार 7 मिनट में 10 मार्कर लिखना है, 2 पेज भरने हैं, एक एक नंबर से बहुत फर्क पड़ता है, फॉर्मेट हमने देख लिया। एक अब मैं आपको मेंस का पेपर दिखाता हूं।
ये इसी साल का 2025 का मीन जो करंट जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका GS3 का पेपर है, ठीक है। एंड लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आपको ये भी समझ आएगा कि क्वेश्चंस कोई बहुत आसान नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, ओपिनियन इन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखते हैं, what are the challenges before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protection and bilateralism, and how can these challenges be met? इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहां आपको आपका ओपिनियन नहीं लिखना है, यहां आपको किसी इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन लिखना है। नोबडी केयर्स अबाउट योर ओपिनियन और माय ओपिनियन फॉर दैट मैटर। हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, या कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे बोल लेना चाहिए। किसी इकोनॉमिस्ट का, किसी अथॉरिटेटिव ओपिनियन को हम लिखेंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। बट क्वेश्चंस आर नॉट सिंपल, क्वेश्चन सिंपल नहीं है। देयर इज अ टाइम लिमिट, देयर इज अ स्पेस लिमिट, एंड देन ऑल्सो आई जस्ट डोंट हैव टू पास, आई हैव टू बी बेटर देन अदर्स। I have to be better than others. I have to go one step ahead of others. That is what is needed. Right? अब आप सोचो how difficult this is, how tough this is, and how this is probably one of the toughest tasks in the country to execute. अब imagine करते हैं कि अगर मुझे मेंस क्लियर करना हो तो मुझे क्या चाहिए, what is needed to clear the mains exam. ये मैं चाहता हूं, आपको सब पता है, अब आप सोचो इस बारे में। यू थिंक अबाउट दिस कि यार मेंस क्लियर करने के लिए क्या चाहिए। टेक सम टाइम एंड थिंक। आपने देख लिया पूरा प्रोसेस, आपने क्वेश्चंस देख लिए, व्हाट इज इट दैट इज नीडेड टू क्लियर मेंस नाउ एज पर यू। देखो यार, प्रोसेस है कि पहले तो मैंने अच्छा कंटेंट पढ़ रखा हो। I should have read better content than others. जिसने ज्यादा अच्छी किताबें पढ़ी हैं और इन डेप्थ पढ़ाई करी है, उसके ज्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि वो है ही ओपिनियन बेस्ड, वो है ही एनालिटिकल। बट सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। कई लोग बहुत पढ़ते हैं बट अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर नहीं कर पाते। दे आर नॉट एबल टू पुट इट ऑन पेपर। वो पेपर पे नहीं ला पाते, उनको आता है बट वो एग्जामिनर को दिखाना भी जरूरी है। एंड थर्ड चैलेंज क्या था? टाइम का चैलेंज। ये सब कुछ करना है बट 3 घंटे की टाइम लिमिट ब्रीच नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड MMP प्लस, जो आपने इतने सारे टॉपर्स के नाम से सुना होगा, मुंह से सुना होगा उनके नाम, ये नाम लेते हुए उनको, कि यार MMP प्लस इज द प्रोग्राम आई फॉलोड, MMP प्लस बहुत अच्छा था, बिकॉज दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट, एंड MMP प्लस इज अ पार्ट ऑफ योर फाउंडेशन कोर्स। एंड आई एम नॉट मेकिंग एनी क्लेम्स इन थिन एयर। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये इसी साल का GS3 का पेपर है। मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट कंटेंट सुप्रीमेसी लुक्स लाइक। और मैं आपको जान के PPT नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको जान के YouTube वीडियो दिखा रहा हूं, ताकि आप लोग खुद भी जाके ये YouTube वीडियो देखो, राइट, सो दैट यू कैन इंडिपेंडेंटली ऑल्सो वेरीफाई इट। ये आप सारथी IAS में जाएंगे, UPSC CSC 2025 एग्जाम एनालिसिस, यहां लिखा है, यहां पर GS3 का एनालिसिस है, ठीक है, इसी साल के GS3 का पेपर है। इसको एक बार देखते हैं, ठीक है, इसी साल का पेपर है। तो एक बार अब इस पेपर को एनालाइज करते हैं। आपको GS3 पूरा मींस के लिए GS3 एक एक सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाना है, मैंने ये वीडियो बनाई है। लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, लेट अस सी इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। यहां पर मैं ये पूरा पेपर डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में, एंड आपको मिल जाएगी, जस्ट राइट GS3 मींस एनालिसिस सारथी IAS, तो आपको पता चल जाएगा। अब ये टॉपिक था HDI और इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI पे ये क्वेश्चन आया है। मोस्ट किताबों में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये रहा HDI, ये रहा इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड में। ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में क्या हुआ है। क्वेश्चन 1, ठीक है, आगे देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ओपिनियन देना था,
हमारा ओपिनियन कोई नहीं पूछता, व्हाट मैटर्स इज अथॉरिटेटिव सोर्सेज में क्या लिखा है। तो यहाँ पर कौन से अथॉरिटेटिव सोर्स की बात हो रही है? इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे की बात हो रही है कि देखो ग्लोबल ट्रेड में क्या हो रहा है, प्रोटेक्शनिज्म चेंज हो रही है, ठीक है, टैरिफ्स आ रहे हैं। याद है ना क्वेश्चन के वर्ल्ड में देयर इज प्रोटेक्शनिज्म, मल्टीलैटरलिज्म इज एंडिंग, तो इंडियन इकोनॉमी क्या करे अब, राइट? तो वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, इंडियन ग्रोथ नीड्स टू कम फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन, हाउ टू डील विद द चैलेंजेस, ये वाला पार्ट यहां लिखा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता दो में तुक्का लग गया हो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन ऑफ फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप्स होता है हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऐसे क्रॉप्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, जिनमें फार्मर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, नॉट जस्ट द आइडिया ऑफ राइस एंड व्हीट। तो जैसे यहां पर देखो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आगे होगा, कंजम्पशन पैटर्न्स का डिस्कशन है, और मैं अपने नोट्स ऐसे ही हैंड रिटन फॉर्मेट में बनाता हूं ताकि आप डायग्राम्स तक वहां तक लेके जा सकें। ये क्वेश्चन आया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की। आप यहां देखोगे लेट्स टेक अ लुक नाउ एट आवर नोट्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका पूरा लाइफ साइकिल, उसकी एक केस स्टडी, उसको ये लेस की केस स्टडी यहां पर दी हुई है, हैंड रिटन नोट्स हैं, उठाइए और एग्जाम में रेप्लिकेट कराइए, राइट? सफल की केस स्टडी, फार्म टू फोक मॉडल, वैल्यू एडिशन के लिए भी यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पूछा गया था अबाउट इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, और सारे क्वेश्चन क्या दिखाऊं मैं, रैंडमली कोई क्वेश्चन खोल देता हूं, जैसे ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है या इंटरनल सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे वो क्वेश्चन यहां पर कवर्ड मिलेगा आपको। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था, this was the last question that was there in this year's GS3 paper, it was about maritime security, and please look at the paper yourself, खुद देखना इस वीडियो को। maritime security and coastal security पे एक क्वेश्चन था, ठीक है, maritime security, coastal security and the way forward, ये क्वेश्चन था। देखते हैं अब नोट्स में क्या था। ये रहा maritime security, उसके इश्यूज, नीड ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी, और इवन जो नई गवर्नमेंट स्कीम आई थी कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम्स का फेज 3 लॉन्च हुआ था, इसलिए ये प्रोसेस पूछा गया था, राइट? सो द आइडिया ऑफ करंट अफेयर्स आल्सो इज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड हियर। वे फॉरवर्ड में मैरिटाइम का मैरिटाइम ही निमोनिक बनाया हुआ है कि डायरेक्टली आंसर लिखा जाए, एंड दैट इज व्हाई आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस दैट यू आर इन द राइट प्लेस। एंड तभी 2025 का रिजल्ट इतना अच्छा आया है because we genuinely do work hard to ensure that we can provide you the best content. अब content के बाद, content तो मैंने पढ़ लिया, I hope ये चीज समझ आ रही है। Again, your job is show up and study, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं आंसर स्ट्रक्चरिंग। अब ये कैसे होती है? मैंने पढ़ तो लिया, बट शुड आई just read or should I also practice how to put these answers on paper? This answer structuring is what I do with you in Write Smart. I'm sure नाम तो सुन ही लिया होगा अब तक Write Smart का टॉपर्स के मुंह से। This is the idea of Write Smart कि आप previous year questions के through answer structuring सीखो। We also have live answer writing sessions here, तो आप proper answer writing सीखते हो in both these sessions. And then for time management you give tests of means, फिर आप टेस्ट देते हो और आपको टाइम मैनेजमेंट आती है। तो ये प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंटेंट, ऑफ आंसर स्ट्रक्चरिंग एंड देन टाइम मैनेजमेंट दैट यू मैनेज टू एंश्योर यू गेट गुड मार्क्स इन द मेंस एग्जाम। तो अब मेंस एग्जाम की भी डिस्कशन हो गई। अगेन जॉब इज शो अप एंड स्टडी, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर to give you the best possible content and the best possible guidance for the prelims as well as for the mains exam. So you are in the right place. आगे बात करते हैं। अब ये बात हमने कर ली कि नॉर्मली आप देखोगे, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, नॉर्मली आप देखोगे तो मेंस को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है, बट दैट इज द डिफरेंस दैट वी क्रिएट हियर। वी लुक एट मेंस इन डिटेल, वी स्टडी इट इन डिटेल, ताकि सिर्फ ये ना हो कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाए फिर पता नहीं क्या करना है, फिर मैं और ढूंढ रहा हूँ मार्केट में अब टेस्ट सीरीज मिल जाए
किसी से गाइडेंस मिल जाए, नहीं. Prelims means interview means prelims means interview. It means that I will do everything properly at all steps in as much detail as required. आगे बात करते हैं. अब बात करते हैं इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट की. See, personality cannot be made in one day. And यहाँ पर what is needed for you is for you to communicate in a manner wherein you can talk to people who are much senior to you with confidence and clarity. Ultimately तो यही चाहिए. वो लोग इतने बड़े हैं यार, जितना टाइम हमने अर्थ पे स्पेंड नहीं किया है उससे ज्यादा उन्होंने सिविल सर्विस में स्पेंड कर दिया है. 25-30 साल से वो सिविल सर्विस में है, राइट. फॉर एग्जाम्पल माई इंटरव्यू वॉज टेकन बाय लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर. यूट्यूब करना उनको, कई बार पॉडकास्ट में अपेयर होते हैं. सच अ ब्रिलियंट मैन विथ सच क्लैरिटी ऑफ एक्सपोजिशन. उनके सामने बात करना मुश्किल काम है, but you have to do it. And उसके लिए we have Saloni Khanna ma'am here, who will be taking these sessions with you regularly. जब आप में से जिन लोगों ने one-on-one mentorship के लिए ऑप्ट किया है, I would strongly recommend कि अपने मेंटर से जब आप बात करें, by the way, जिस भी मेंटर जो आपको allocate होंगे, आप में से जो लोग फाउंडेशन क्लास में होंगे, you will be allocated mentors. All these mentors have also appeared in the interview. ये सारे मेंटर्स खुद इंटरव्यू अपीयर्ड हैं. ऐसा कोई आपसे कभी बात नहीं करेगा सारथी आईएएस में जिसने इंटरव्यू नहीं दिया हो. दैट इज अ रूल दैट वी फॉलो इवन इन आवर हायरिंग, राइट. सो वंस यू लुक एट दीज मेंटर्स and you talk to these mentors, especially if you are in one-on-one mentorship, always try and communicate with them formally. When you are communicating with me in class, try and communicate formally. When you ask your doubts, try and communicate formally. देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी बात कर लो मुझसे. आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर. इट रियली शुड नॉट मैटर कि आप मुझसे फॉर्मली बात करो या नहीं, ठीक है. ये फॉर्मली बात करने के लिए मैं आपको सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं that it is a habit that gets cultivated over time. It's not something you can just do on one fine day when you get up and you think that today I will speak formally. That's not going to happen, right? It is a habit to learn communicating in such a manner that appeals to somebody who is a 65-70-year-old. For example, for the past 2 minutes I have been communicating very formally with you. नहीं तो मैं आपसे ऐसे भी बात कर सकता हूँ कि यार देखो इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू में हो सकता है वो कुछ भी पूछ लें. कुछ रील बाज घूल भी रहे हैं मार्केट में, है ना, जो इंटरव्यू के नाम पे सिर्फ रीलें बनाते हैं. वैसा होता नहीं है इंटरव्यू, बाय द वे, दे वेरी कॉर्डियल अबाउट इट. बट मैं आपसे ऐसे भी बात कर सकता हूँ हंसी मजाक में, आराम से. बट आई कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद यू फॉर्मली. एंड ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू यू विल नीड दिस स्किल, you will need this transition, because the people who are sitting in front of you will appear scary to you, but you will still have to post your ideas in front of them. You will still have to communicate your clarity of concepts to them. You will have to sometimes take a stand that is antithetical to their position and still hold your ground there, which is not an easy task. तो मैं आपको यही कह रहा हूं, ये काम धीरे धीरे ही आएगा. So from today, this is the first change I want you to make. Start communicating formally. मुश्किल होती है शुरू में, उसके लिए ही हमारे पास यहाँ पर सलोनी खन्ना मैम है to help you. But the point is, it happens over time and you have to achieve that too. ये बात हुई. अब now mentorship की जैसे मैंने बात करी, mentorship जो one-on-one mentorship में जो लोग हैं, Sajal sir will also be taking your orientation session tomorrow. Sajal sir is our chief of mentorship, our head of mentorship, and he handles this one-on-one mentorship personally. और जो भी one-on-one mentorship में आपको mentors assign होंगे, सजल सर के साथ आपके ग्रुप सेशंस होते हैं, और जो भी mentors आपको यहाँ assign होते हैं, these are all interview appeared candidates. ये खुद इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं, and you get to talk to them twice a week or twice a month, right? So twice every 15 days you get to talk to a mentor. तो कहीं भी कोई दिक्कत हो, आप इस mentor से जाके बात कर सकते हो, ठीक है? All right. Now let's talk of your planning for the next 1.5 years. Again, very important. तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. You've had an orientation session with Varun sir and Himanshu Khatri sir. Today is my orientation session, and tomorrow you will have an orientation session with Sajal sir. ठीक है? Now, please understand
the next few things that I'm telling you, please note them down because ये important है. This is something that you have to keep in front of you for the next 1.5 years. Anytime you want to retrace and look at your journey where you've come, you can look at this chart. देखो, my goal should be that सबसे पहले मैं अपना फाउंडेशन सेट करूंगा. ऑफ कोर्स देखो यार, ये फेजेस थोड़े से ओवरलैप तो करेंगे ही, राइट? बट ब्रॉडली प्रिपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases. One is a foundation phase. Foundation phase means there are 4 basic subjects. ये 4 basic subjects जो है ना, ये 4 basic subjects मैं अच्छे से करूं, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी. This should be phase 1 of my preparation. These 4 basic subjects I need to do properly. ठीक है, जब तक मैं ये नहीं समझूंगा मुझे आगे कुछ समझ ही नहीं आएगा. तो 4 basic subjects have to be sorted here. Done? Okay. इसके बाद अब मेरे पास चॉइस है कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या प्रीलिम्स की. भाई ज्यादा सिलेबस किसका है? मेंस. ज्यादा मेहनत कहाँ लगती है? मेंस में. सिलेक्शन में मैटर क्या ज्यादा करता है? मेंस मैटर करता है. तो ऑब्वियसली मैं इसके बाद मेंस पे अपना एफर्ट डालता हूं. तो अब मुझे मेंस में यहां पर जनरल स्टडीज प्लस एसए एंड प्लस ऑप्शनल, इस पे मुझे फोकस करना चाहिए. दिस इज द सेकेंड लेग ऑफ माय प्रिपरेशन. अब जब मेंस की प्रिपरेशन एक डिसेंट लेवल पे हो जाए, पूरी तो नहीं हो पाएगी, देन आई शुड गो एंड नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स. कि यार प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हुआ अगर, तो मेंस देने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है. तो माय जॉब हियर शुड बी कि नाउ आई विल प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स. यहां पर मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर करंट अफेयर्स पढ़ूंगा. मैं यहां पर प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, जैसे साइंस एंड टेक, जैसे कि एनवायरनमेंट, जैसे कि एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ये सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा. अब प्रीलिम्स देने के बाद आई क्लियर प्रीलिम्स एंड फिर मैं दोबारा से मेंस के लिए पढ़ूंगा अपने मेंस से पहले. सो दिस इज व्हाट आवर ब्रॉड शेड्यूल इज गोइंग टू लुक लाइक. अब मैं बस यहां पर कुछ मंथ्स लिख देता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा. जैसे यू आर स्टार्टिंग नाउ इन द मंथ ऑफ मार्च, तो हम कह लेते हैं कि फ्रॉम मार्च टिल द नेक्स्ट few months, maybe next 4 to 5 months, sometime till the month of August or September, मेरा ये फर्स्ट फेज चल रहा है. ठीक है, ये फाउंडेशन फेज जहां पर मैं 4 बेसिक सब्जेक्ट्स कर रहा हूं ना. देयर विल बी सम ओवरलैप, थोड़ा बहुत ओवरलैप होगा, बट ब्रॉडली हमारा आइडिया यही है. नाउ आई गो ऑन टू द सेकेंड स्टेज. सेकेंड स्टेज इज माई मेंस प्रिपरेशन. मेंस प्रिपरेशन कैसे होगी? मेंस प्रिपरेशन होगी यार इसी टाइम से स्टार्ट होगी, समवेयर लेट्स से अराउंड अगस्त, एंड आई विल गो ऑन टिल द मंथ ऑफ जनवरी टू नाउ प्रिपेयर माई मेंस प्रॉपरली. तो ये जो सेकेंड फेज ऑफ माई प्रिपरेशन है ये यहां स्टार्ट होगा. थोड़ा बहुत ओवरलैप है बीच में, ऑब्वियसली डेट्स थोड़ी बहुत, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ये एक ब्रॉड आइडिया हो गया. ठीक है, अब जनवरी से वापस आई हैव टू गेट टू प्रीलिम्स प्रेप. तो नाउ आई वुड से ओके, फ्रॉम जनवरी टिल द मंथ ऑफ मे आई विल नाउ स्पेसिफिकली प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स. जो पुराना मैंने पढ़ा है उसका मैं रिवीजन करूंगा, और ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज प्रीलिम्स में आती है जैसे कि एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ये मैं यहां पर पढ़ लूंगा. मे में आई हैव माई प्रीलिम्स. Then again from the month of May to the month of August, I will again prepare for my mains, and in August I have mains of 2027. ये मेरा पूरा प्लान है over the next 1.5 years. Again, see there will be some overlap sometimes. ऐसा हो सकता है कि आप अगस्त में कोई फाउंडेशन सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं और थोड़ा बहुत मेंस का भी पढ़ रहे हैं. जनवरी में आप थोड़ा सा मेंस भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हैं. ओवरलैप देखो थोड़ा बहुत होता रहेगा, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, बट दिस इज आवर ब्रॉड टारगेट. ये अचीव करने की हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट 1.5 ईयर्स में. ये बात क्लियर है आपको? प्लीज इस चीज को ड्रॉ करके अपने सामने लिख लें एंड कीप दिस इन माइंड. ये ब्रॉड फ्रेमवर्क हमेशा आप लोगों के माइंड में होना चाहिए
when you are preparing for this exam. ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन. ओके, कई लोग CSAT के बारे में पूछ रहे हैं. यार CSAT हम यहीं पे कवर करते हैं. I did not think it was necessary to mention. It is at this time, somewhere in December and January. And देखिए, जब मई में एग्जाम होता है, हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट होता है, और इस साल भी हमने इस टारगेट को एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, कि 31 मार्च के बाद आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाता, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी चीज है, सब कुछ 31 मार्च से पहले खत्म होता है. अप्रैल एंड मई, द लास्ट 2 months आर गिवन टू यू ओनली फॉर रिविजन. ठीक है, एंड द प्लान हैज बीन मेड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च. प्रॉब्लम नहीं आएगी, शो अप एंड स्टडी, इट विल गेट एग्जीक्यूटेड. ठीक है, नाउ लेट्स कम एंड डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप. ये तो बात हुई मेरे ब्रॉड ओवरऑल प्लान की. तो आप यहां पर देखोगे आपका ब्रॉड ओवरऑल प्लान है कि यार पॉलिटी से स्टार्ट किया मैंने. आई स्टार्टेड विद पॉलिटी, देन आई डिड इकोनॉमी, आई डिड हिस्ट्री, आई डिड ज्योग्राफी. उसके बाद में MMP प्लस के बैच में आ गया. नवंबर दिसंबर मैंने साथ में CSAT भी कर लिया. फिर साइंस एंड टेक किया, एनवायरनमेंट किया, एंशिएंट मेडिवल किया, करंट अफेयर्स किया, और यहाँ पर मैं लाइव MCQ सॉल्विंग सेशंस भी अटेंड करूंगा, ताकि मेरी जो पुरानी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह थी उसकी एक रिविजन भी हो जाए. एवरीथिंग फिनिशेस बाय मार्च 2027, ताकि लास्ट के 2 months मेरे पास रिविजन के लिए हो. ये नहीं कि प्रीलिम से 1 हफ्ता पहले भी क्लासेस हो रही हैं और फिर हम आपको कह देंगे सिलेबस खत्म हो गया. सिलेबस खत्म होने का मतलब है कि 31 मार्च को सिलेबस खत्म होना चाहिए. 2 महीने तो मिनिमम बंदे को रिवाइज करने के लिए चाहिए ना यार. Last 2 months should only be for your revision, and even at this time we will have these revision sessions with you. ठीक है, चलिए यहां तक बात सॉर्ट हुई, एक ब्रॉड आइडिया मिल गया. ठीक है, आगे चलते हैं. अब ये तो मेरी एक ब्रॉड स्ट्रेटजी है. बात करते हैं कि डे बाय डे मुझे अपने आप को कैसे प्लान रखना है, कैसे मेरे को अपने डेज को मैनेज करना है. देखिए, योर क्लासेस हैपन एट 4:30 PM. Now this is also not a random time that we have picked. इसका एक specific reason है. See, right now you guys are starting out. आप में से हो सकता है कई लोग कॉलेज वॉलेज में हो तो शाम को फ्री होते हैं. But broadly idea क्या है, over the next few months, what is the preparation cycle that I want you guys to have? 4:30 बजे आपकी क्लास होती है. क्लास 2.5 से 3 घंटे चलती है. Sometimes it is 2 hours 30 minutes, sometimes it is 3 hours. ये broad idea रहता है. तो हम मान लेते हैं कि 7 hours 7:30 PM तक हम अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं रोज. वी आर अटेंडिंग द क्लास एट दिस टाइम. अब आप में से कई लोग अगर वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं तो हो सकता है आपको ये क्लास एक आधी बार रिकॉर्डेड देखनी पड़े. रिकॉर्डेड देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बट आई वुड रेकमेंड दैट यू वॉच लाइव ओनली फॉर द पॉइंट ऑफ डिसिप्लिन. क्लास है तो क्लास में आना है. वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लाइव आओ, बाकी आपके ऊपर है. ठीक है, तो मैंने लाइव क्लास देखी. द ओनली थिंग दैट कैन रूइन योर डे नाउ इज इफ यू टेक अ लॉन्ग ब्रेक हियर. देखो गाइस, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, एंड ये आप आगे भी देखोगे जब आप मेरे साथ पढ़ोगे. आई एम फेयरली स्ट्रिक्ट विद माई स्टूडेंट्स बिकॉज मेरा काम है आपको सिलेक्ट कराना. इसलिए आई डोंट बिलीव इन मॉली कॉडलिंग यू. आई डोंट बिलीव इन टेलिंग यू कि नहीं हो जाएगा, तुम कर लोगे. मैं आपको साफ बता रहा हूँ, क्लास में आप नहीं पढ़ रहे होते हो, क्लास में हम आपको पढ़ा रहे होते हैं. क्लास इज पैसिव लर्निंग. देयर इज नो अचीवमेंट इन वॉचिंग अ क्लास. कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं किया आपने. आप एक स्क्रीन के सामने बैठ के सुन रहे थे बस. तो स्टॉप सेलिब्रेटिंग इट. अचीवमेंट है उसको रिवाइज करना. So pat yourselves on the back if you can take this class and without taking a long break. मान लीजिए आप लॉन्ग ब्रेक नहीं लेते, आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं. मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं 30 मिनट्स. एंड देन फ्रॉम 8 PM to 10 PM you are actually able to revise what was taught to you. You solve the previous year questions of whatever was done in class. तब आपका एक दिन का टास्क फ्री होता है, खत्म होता है. Once this task is over of revising, at 10 PM from my side you are free. You wake up the next day. Let's say you wake up at 9 AM.
सुबह का टाइम आपका ऑप्शनल के लिए रखा गया है, राइट? बाद में वो टाइम हो सकता है हम थोड़ा सा मेंस के लिए यूटिलाइज करें. सो वी हैव डिवाइडेड योर डे इनटू टू पार्ट्स. वन इज दिस इवनिंग स्लॉट एंड वन इज द मॉर्निंग स्लॉट. शुरू में आपका मॉर्निंग स्लॉट हमने खाली रखा है. See, you are new to this preparation. It will take you time to adapt to the various vagaries of this preparation. But after some time, you will get used to it. When we feel you are getting used to it, we will add some subject there. We'll ask you to prepare your optional, etc., etc. शुरू में इतना ही करते हैं, right? We'll start slow and then we'll gradually pick up the pace. तो ये मेरा आपसे एक request, recommendation, order, कुछ भी कह सकते हो, ये है कि यार 4:30 to 10 का टाइम आपने अभी मुझे देना है 3 घंटे क्लास में. उसके बाद उसका रिविजन, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड ओनली देन यू आर फ्री वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दिस. दिस यू रिपीट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. मंडे टू सैटरडे ये काम आपने करना है. ऑन संडे यू हैव अ टेस्ट ऑफ 25 MCQs. जो आपने इस हफ्ते पढ़ा मंडे टू सैटरडे, उसी का टेस्ट होगा. टेस्ट देना है, टेस्ट को स्किप नहीं करना है. अपनी रैंकिंग देखनी है, अपनी मिस्टेक्स यहां पर एनालाइज करनी है. दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट आई एम मेकिंग. आर देयर एनी मिस्टेक्स दैट आई मेड? इफ यस, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट आई मेड एंड हाउ कैन आई करेक्ट दीज मिस्टेक्स. संडे को ये काम किया, अब आप पूरे संडे फ्री हो. अगर आपने पूरा वीक एग्जीक्यूट किया है तो संडे अब आप फ्री हो. नाउ यू हैव योर टाइम. You can do whatever you want on Sunday, provided that you have executed all of this. Sunday breaks are conditional. अगले 1.5 साल में आपकी लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है. आपके फ्रेंड की शादी है, आपकी फैमिली का कोई फंक्शन है, कॉलेज का कोई इवेंट है, प्लीज फॉरगेट इट. आप 2027 के बाद अगर अपना पेपर दे रहे हैं, कई लोग यहाँ पर 2028 के लिए एम कर रहे होंगे, 29 के लिए एम कर रहे होंगे, दैट्स ओके, देन यू कैन टेक योर टाइम. बट अगर आप 2027 में पेपर देना चाहते हैं, अगले 1.5 साल में आपकी लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है. पहले ये होगा, उसके बाद कुछ होना होगा तो हो जाएगा. एंड दिस इज ओनली फॉर राइट नाउ. इन द फ्यूचर आई विल ऑल्सो टेल यू दैट योर मॉर्निंग स्लॉट इज ऑक्यूपाइड. अभी आपका मॉर्निंग स्लॉट इसलिए खाली छोड़ा है ताकि आप एक बार इसको यूज टू हो जाओ. इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी प्रोसेस. ब्रूटल एग्जाम है ये. क्यों है ब्रूटल? क्योंकि सबको चाहिए. आप यही देख लो, चैट में जितने लोग हैं सब आईएएस बनना चाहते हैं. जितने इस क्लास में लोग हैं ना, उतनी भी आईएएस की सीटें नहीं है इंडिया में. अब सबको चाहिए तो ब्रूटल तो होगा ही. बट यू हैव टू शो अप एंड यू हैव टू टेल अस कि यार ठीक है, होगा ब्रूटल, कोई बात नहीं सर, आई विल वर्क इवन हार्डर देन दैट. एंड इट इज ओनली दोज पीपल हु एक्चुअली डिजर्व टू गेट इनटू द सर्विसेज. बिना मेहनत करे, बिना रोए, बिना अपना स्वेट स्पेंड करे आप सर्विसेज में नहीं आओगे. एंड दैट इज हाउ द सिस्टम इज बिल्ट. इट ओनली सिलेक्ट्स द बेस्ट. सो आवर गोल मस्ट बी टू बिकम द बेस्ट एंड वील डू इट टुगेदर, राइट? ये आपका शेड्यूल मैं आपको रेकमेंड करूंगा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे एंड देन ऑन संडेज. ऑन ऑल्टरनेट सैटरडेज देयर इज डाउट रेजोल्यूशन सेशन. तो आप इस दिन थोड़ा सा यू विल हैव अ रिलैक्स डे बिकॉज आपके डाउट रिजॉल्व होते हैं ऑल्टरनेट सैटरडेज पे. गूगल फॉर्म से आप डाउट लिखते हो, यहाँ पर रेजोल्यूशन होता है. तो दिस इज द शेड्यूल दैट आई वांट यू टू फॉलो फॉर नाउ. बाद में क्या होगा मैं आपको भी बता देता हूं. बाद में यहां पर इन द मॉर्निंग स्लॉट, लेट्स से फ्रॉम 9 AM to 3 PM, we maybe will let's say fit a class from 11 to 1 and ask you to revise that, or we'll ask you to do your optional. इस पे आएंगे अभी ये अभी नहीं कर रहे हैं. अभी आपको ये कुछ नहीं करना है. अभी आप फ्री हो, अभी आप इस पे फोकस करो. एंड इट इज दिस strict ओनली फॉर दोज पीपल हु वांट टू गिव द एग्जाम इन 2027. जो इसके बाद एग्जाम देना चाहते हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हैं बिकॉज यू हैव मोर टाइम. जिसके पास ज्यादा टाइम है यार, वो ज्यादा रिलैक्स करके पढ़ सकता है. कम टाइम है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट वे. अब सैटरडे संडे की बात हो गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज how and when to select your optional subject. Simple answer that I will give you today is not right now. अगर आपने सोच भी लिया ना दिमाग में कि यार मुझे ये ऑप्शनल चाहिए, सिंपल रिकमेंडेशन टू इज अभी मत करो. देखो यार,
ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कि ऑप्शनल स्कोरिंग कौन सा है, वो तो चलो मैं आपको सारा डेटा आपके साथ ला दूंगा। It is also important to know yourself, your interests, your thinking, your pattern of recognition. There are a lot of things that matter about yourself that you need to know as a student. यार मैं इस टाइप का स्टूडेंट हूं, इसलिए मेरे लिए ये ऑप्शनल बेटर है, वो शायद अभी आपको नहीं पता हो. So I would say that all of you at least wait for 15 to 20 days. At least wait for some classes. आपकी कुछ क्लासेस हो जाएं पॉलिटी की, उसके बाद I will take another session with you. In that session I will come and talk about which optional to take. हम डिटेल में बात करेंगे. अगर आपको लगता है ना मैंने सिलेक्ट तो कर लिया, मेरे को तो ये लेना है, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अभी डिसाइड मत करो, अभी आपको नहीं पता कि किस ऑप्शन का क्या होता है. आफ्टर द डिसीजन ऑफ चूजिंग योर स्पाउस, which is probably the most important decision you will take in your life, this is the second most important decision in your life. This decision can hugely increase your chances of selection. This decision can hugely decrease your chances of selection. All optionals are absolutely not equal. Some optionals are much better as compared to others. कुछ optionals बहुत better हैं as compared to others. There is a huge gap between a good optional and a bad optional. तो please अभी 15-20 दिन कुछ क्लास देख लो, थोड़ा सा यूपीएससी को समझ लो. Let's wait. Don't be in a hurry to make this decision. ठीक है, अभी जस्ट वेट, आई विल टेक अनदर सेशन विद यू. ठीक है, अनलेस यू आर वेरी श्योर, आप बिल्कुल श्योर हैं तो बात अलग है. आई वुड रेकमेंड यू कैन वेट फॉर माई सेशन. इफ यू डोंट वांट टू वेट एंड यू वांट टू डिसाइड राइट नाउ, आपको हो सकता है कि लगे यार कि नहीं मुझे तो अभी डिसाइड करना है, मैं सेशन का वेट नहीं करूंगा, तो what you can do is you can just go to YouTube and type select optional subject Dr. Shivan. This video, as you can see here, is a complete discussion of how to pick your optional subject. आप ये वीडियो देख सकते हो. मैंने यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं करी है जो डेटाबेस ना हो. All of this is supported with data of toppers mark sheets. ठीक है, तो आप अगर आगे जाओगे इस वीडियो में तो I will show you the data that we have for various mark sheets and कि एवरेज मार्क्स कितने रहे हैं, मैक्सिमम रेंज कितनी रही है, पूरा एनालिसिस किया है वेरियस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का. तो जो बात करी है डेटा के साथ करी है, उसके बिना नहीं करी है. सो इफ यू वांट टू टेक दैट डिसीजन राइट नाउ, यू कैन वॉच दिस वीडियो और आई कैन हैव दिस सेशन विद यू लेटर. बट माय रिकमेंडेशन विल बी कि थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर ये सेशन तो मिनिमम देख ही लेना. इस सेशन को देखे बिना अपना ऑप्शनल डिसाइड मत करना. हो सकता है सिर्फ इस गलत डिसीजन से आपका यूपीएससी क्लियर ना हो. इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉल टू मेक. अब बात करते हैं अबाउट नोट मेकिंग. सी, नोट मेकिंग, मैं आपको बस यहां पर यह बात बताने आया था, देयर इज नो वन स्ट्रेटजी टू इट, देयर इज नो वन मेथड टू इट. यू हैव टू फाइंड योर ओन मेथड एंड ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है. कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार मुझे नोट्स ऐसे बनाने चाहिए, एंड देन यू विल रियलाइज कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे बनने चाहिए. सो व्हाट वी डू हियर एट सारथी आईएएस इज the first session that is taken by your teachers. For example, मान लीजिए मैं आपके साथ पहला सेशन ले रहा हूँ साइंस एंड टेक का. अभी तो आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रॉड सेशन विद यू. जब पहली क्लास में आपके साथ साइंस एंड टेक का क्लास लूंगा तो तब आई विल टेल यू कि यार ये साइंस एंड टेक की क्लास है, वी आर गोइंग टू हैव साइंस एंड टेक ओवर द नेक्स्ट 15 days एंड साइंस एंड टेक के नोट्स ऐसे बनते हैं. दिस इज अ कंप्लीटली सब्जेक्ट स्पेसिफिक process. There is not any one way to make notes. तो अभी आपकी पॉलिटी की क्लास शुरू होगी. इन द फर्स्ट क्लास एम पुरी सर विल टेल यू कि बेटा ऐसे नोट्स बनते हैं. मेरी क्लास में आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं. लिसन टू योर टीचर्स. जिसने आपको कंटेंट पढ़ाना है वही आपको बेस्ट बता सकता है कि नोट मेकिंग ऐसे होनी है. जब मैं आपके साथ मीन्स की क्लासेस शुरू करूंगा, आई विल टेल यू हाउ मीन्स नोट्स आर मेड एंड वी विल टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट. इसकी कोई एक ब्रॉड ओवरऑल स्ट्रेटजी मत ढूंढो, और ये भी मत सोचो कि आप एक बारी में परफेक्ट नोट्स बना लोगे. आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ. आपको बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ये काम करना होता है टू रिवाइज एंड अंडरस्टैंड योर नोट्स. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. अब
लास्ट थिंग इज एक्टिव रिकॉल। मैंने आपको रोज कहा है कि आप क्लास अटेंड करोगे, आप 3 घंटे की क्लास आपने अटेंड करी है, उसके बाद यार आपको रिविजन करनी है, यू नीड टू रिवाइज। ये बात मैंने आपको बोली है। अब रिवाइज करने का हमारा अभी तक मेथड क्या होता है कि यार अच्छा बुक थी, मैंने उसी बुक को दोबारा पढ़ लिया, मैंने उन्हीं पीडीएफ नोट्स को दोबारा पढ़ लिया, एट मैक्स मैंने कुछ हाईलाइट कर लिया, कुछ एक दो बातें लिख ली। ऐसे रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज करना है थ्रू एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है इस बारे में बात करते हैं। तो रादर देन मैं आपको बताऊं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। ठीक है, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट फॉर यू व्हाट एक्टिव रिकॉल इज। व्हेन आई स्टार्टेड दिस सेशन, यहां पर एक स्लाइड थी, राइट, और इस स्लाइड में लिखा था कि आज का एजेंडा क्या है, और इसमें ना 8 चीजें थी, देयर वर 8 थिंग्स, ऐसे बॉक्सेस थे। वीडियो में पीछे जाए बिना मुझे बताओ वो 8 चीजें क्या थी। ऐसे एक स्लाइड था शुरू में, बताओ क्या लिखा था इन दोज 8 बॉक्सेस, व्हाट वाज रिटन। डेली टारगेट्स लिखा था, हाउ दिस कोर्स वर्क्स लिखा था, कॉन्सेप्ट या ऑप्शनल लिखा था, मेंस आंसर राइटिंग वर्ड लिखा था वहां पे पॉलमी, सौरभ हाउ टू चूज ऑप्शनल लिखा था या हाउ एंड व्हेन टू चूज ऑप्शनल लिखा था। चलो टेल मी ऑनेस्टली, आउट ऑफ दीज 8 थिंग्स हाउ मेनी कैन यू रिमेंबर। ऑनेस्टली जवाब देना, कोई मैं माइंड नहीं कर रहा हूं, एक चीज बस सिखा रहा हूं आपको, आपको रिवीजन सिखा रहा हूं बस, आई एम टेलिंग यू हाउ टू रिवाइज। हाउ मेनी कैन यू रिमेंबर, कितना याद आ रहा है ब्रॉडली, अगर आप अपने ब्रेन से पूछो, एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए। मैं मान लेता हूं कि 3 से 4 याद आ रहे हैं, है ना, एग्जैक्ट नहीं तो 3 से 4 याद आ रहे हैं। देखो यार, सेशन स्टार्ट हुए तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, दिस इज हाउ आवर ब्रेन्स ऑपरेट। हमारे ब्रेन को लगता है कि हाँ मेरे को, मैंने तो अभी तो पढ़ा है, मुझे तो पता है। जब मैंने आपको बोला यार ये 8 टॉपिक्स वाली स्लाइड थी, तो आपको एकदम से याद आया ना कि हाँ यार स्लाइड तो थी, और आपको लगेगा हाँ मैंने अभी तो देखी है, बट you can actually only recall 3 to 4 points. You can't actually recall all the points. Why? Because we have not been taught to read this way. अब अगर मान लो मैं आपको कहता कि यार यही जो पीपीटी है ना, इसको रिवाइज करके आना, कल इसका टेस्ट है, तो आप लोग क्या करते, आप कहते यार पीपीटी दे दो, मैं हाईलाइट कर लेता हूं, बार बार पढ़ लेता हूं। मैं आपको कह रहा हूं आप रिवाइज ऐसे करो। अगर मुझे इसी पीपीटी को रिवाइज करना हो तो मैं खुद से पूछूंगा यार फर्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा था। हो सकता है मुझे याद है, अच्छा यार यहाँ पर ऑप्शनल लिखा था, यहाँ पर नोट मेकिंग लिखा था, यहाँ पर शायद एक्टिव रिकॉल लिखा था, यहाँ पर कुछ प्लान जैसा लिखा था, और मुझे सिर्फ इतना ही याद आ रहा है। कोई बात नहीं, दैट्स ओके, ये गलती नहीं है मेरी, इसको एज अ मिस्टेक देखना बंद करो। हमें इतने सालों तक ये बताया गया है कि यार आपको याद कैसे नहीं आ रहा, गलती है, कभी कोई डांट देता है, कभी कोई मार देता है गलती करने पे। वी ओनली लर्न थ्रू मिस्टेक्स। आपने लाइफ में जो भी चीज सीखी है अल्टीमेटली गलती करके सीखी है, और एकेडमिक्स में ही और भी अप्लाई होता है। याद करो कि कई बार ऐसा होता था कि यार एक टेस्ट दे के आया मैं, स्कूल में कॉलेज में कोई टेस्ट दिया, जो क्वेश्चन सही हुआ वो तो याद नहीं है, बट जो क्वेश्चन गलत हो गया ना वो हमेशा याद रहता है, बहुत टाइम तक याद रहता है, यार वो एक गलती हो गई थी मेरे से, यार कोई एमसीक्यू कोई रैंडम सी चीज मैंने गलत कर दी, बहुत टाइम तक वो गलती मुझे याद रहती है। Our brain is evolutionarily wired to remember our mistakes, not our successes. We always remember our mistakes. तो इसी चीज को लेवरेज करके गलती करके ही पढ़ लेते हैं ना। लेट अस मेक मिस्टेक्स। ठीक है यार मुझे 4 चीजें याद नहीं आ रही, खुद को अब जब रिवाइज करना है खुद को बोलो कि अच्छा फर्स्ट स्लाइड क्या थी, ये 8 चीजें थी यार, इन 8 चीजों में मुझे क्या याद नहीं आ रहा, मुझे ये 4 याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, नाउ लेट मी लुक एट द स्लाइड अगेन। अब मैं स्लाइड देख लेता हूं दोबारा। तो अच्छा एक चीज थी यहां पे, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स, व्हाट इज नीडेड, हाउ टू यूज दिस कोर्स, प्लान, अच्छा प्लान मुझे याद आ गया था तो ये ठीक है, डेली प्लान एंड टारगेट्स ये याद नहीं आया था,
ऑप्शनल याद आ गया था, नोट मेकिंग याद आ गया था, एक्टिव रिकॉल याद आ गया था। ऐसे रिवाइज करते हैं ना। तो जब आपको नोट्स मिले, आपने क्लास अटेंड करी, आपने आज की क्लास को अब रिवाइज करना है। लेट्स से टुडेज क्लास यू हैव टू रिमेंबर कि आज शिवन सर ने मुझे क्या पढ़ाया। द आइडिया इज नॉट टू ओपन माई पीपीटी अगेन एंड ट्राई टू रीड इट। आइडिया इज एक ब्लैंक पेज लो, सब बंद कर दो, किताब बंद कर दो, पीपीटी बंद कर दो, एक ब्लैंक पेज लो, उस पे लिखो कि यार पहले उन्होंने बोला व्हाट इज नीडेड, तो फिर शायद उन्होंने थोड़ा समझाया कि एग्जाम को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, प्रीलिम्स में व्हाट इज नीडेड, मेंस में व्हाट इज नीडेड। फिर प्री में उन्होंने बात करी अबाउट जनरल स्टडीज, फिर उन्होंने बात करी अबाउट सी सैट। जितना याद आया उतना ठीक है, जो याद नहीं आया उसको दोबारा खोल के देख लेना, पता तो रहेगा वेयर आई एम वीक, कि यार ये जो 4 टॉपिक है ना ये याद नहीं आ रहे थे। ऐसे याद करना है। आज की क्लास हुई, बुक बंद करनी है, रिवाइज ऐसे करना है कि अच्छा क्या क्या पढ़ाया था राज सर ने। आज मुझे एमपुरी सर ने प्रेसिडेंट पढ़ाया, क्या बढ़िया क्लास थी, चलो याद करते हैं कि प्रेसिडेंट में सर ने क्या क्या पढ़ाया। अच्छा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, हिज डिस्क्रिशन, हिज वीटो। अच्छा, क्या सर ने प्रेसिडेंशियल पार्डन भी पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा यार, पार्डन खोल के देख लिया। आपको ऑटोमेटिकली पता रहेगा वेयर यू आर वीक, वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग। मुश्किल है ये करना, अनकंफर्टेबल है ये करना, अपने ब्रेन को चैलेंज करना पड़ेगा, बट इसके जो रिवॉर्ड्स है ना यार वो बहुत ज्यादा है, लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब जैसे यहां पर आप देखो कि आपने कहां कहां गलतियां करी, ये 8 चीजें ना आप में 1 महीने बाद भी पूछूंगा ना आपको याद रहेगा, बिकॉज आपने एक्चुअली एक्टिव एफर्ट किया है याद करने के लिए। पहले मैंने ऐसे नहीं किया कि ये देखो फिर से याद कर लो, मैंने आपसे एफर्ट करवाया, आपके ब्रेन को इन्वॉल्व कराया कि यार एक्टिवली लेट्स ट्राई एंड रिमेंबर। एंड देन वंस इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, मेरी क्लास में मेरी पूरी टीम के सामने आप कितनी भी गलतियां करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर कमिटेड, यू आर डिसिप्लिन्ड एंड यू आर वर्किंग हार्ड। अब ये देखोगे ना हमेशा याद रहेगा। आपको अपनी गलतियां याद आ रही होंगी, गलती करने से प्रॉब्लम नहीं है, गलती से ना सीखना प्रॉब्लम है। नाउ यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड दैट इज द आइडिया बिहाइंड एक्टिव रिकॉल। तो हर रोज जब मैं रिवाइज करूंगा मैं ऐसे ही रिवाइज करूंगा। समझ आ रही है ये बात? डू यू सी द मेरिट इन दिस प्रोसेस? तो अपनी रिवीजन ऐसे ही प्लान करनी है, ठीक है? ऑल राइट, सो गाइज दिस इज ऑल दैट आई हैड टू टेल यू. Your classes will start from Monday, but there is one more orientation session for you to attend. वो orientation session आपका कल है. Tomorrow you have an orientation session with Sajal sir. Sajal sir has been successfully mentoring many successful candidates. He has been the mentor to about 500 plus rankers. Tomorrow he'll be taking this session with you. He'll be talking about mentorship, the process required to clear this exam. He'll also be talking in detail about current affairs, क्योंकि ये एक अभी unaddressed area है जिस पे हमने अभी उतनी बात नहीं करी, तो current affairs के बारे में भी सर डिटेल में बात करेंगे. तो we will have that session tomorrow. See, this is not our last session, this is just our first session. I know आपके दिमाग में काफी सारे questions भी होंगे, but we are here to help you. The last message that I want to leave you with before I go, अभी तक पूरे सेशन में पिछले 1.5 आवर्स से हम यही बात कर रहे हैं कि यार व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी और व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स. इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू देयर आर सर्टेन थिंग्स आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. कुछ चीजें मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं. देखो, फाइनेंशियली ऑफ कोर्स देयर इज अ रिलेशनशिप, देन ऑब्लिगेशन ऑन आवर साइड टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट. उसको हटा के भी एक एक्सपेक्टेशन हमारी है आपसे, और वो एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है. नंबर 1, you have to be and you absolutely must be disciplined in this entire next 1.5 years. Discipline का मतलब यहाँ पर क्या है? You will not spam the chat, you will communicate formally, you will come on time to the class. When you are asked to do something, कि यार कल ये चैप्टर पढ़ के आना, इसका टेस्ट है, तो आप पढ़ के आओगे. You will not miss your tests, you will not miss your answer writing sessions. There is literally not anything other than this that you need to clear this examination, provided that you show up and you study properly. ठीक है? This is one. You will show the requisite discipline. Second, you will show commitment. Commitment का मतलब क्या है?
कमिटमेंट मीन्स कि मेरे लिए यार यूपीएससी की प्रिपरेशन फर्स्ट चीज है लाइफ में इस टाइम पे. दिस कम्स फर्स्ट. मेरे कोई फ्रेंड का बर्थडे है, मेरी भाई की शादी है, वो सब बाद में, पहले मेरा सिलेबस पूरा होगा. आई एम एब्सोल्युटली कमिटेड टू द एग्जाम, and this exam is above all my other priorities in life unless it is a family health issue. देखिए मेरे हिसाब से फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, बट सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. फैमिली में कोई अर्जेंट इशू है, हेल्थ इशू है, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट. उस सब को हटा के दिस एग्जाम इज अबव एवरीथिंग एल्स. ये है कमिटमेंट. एंड थर्ड है ट्रस्ट. जब आप कुछ 1-2 महीने क्लास अटेंड कर लोगे ना, तब मुझे आपसे ये थर्ड चीज मांगनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपको ऑटोमेटिकली खुद से ही दिख जाएगा कि यार क्या बढ़िया कंटेंट है और क्या अच्छी क्लासेस हैं, एंड आई एम एक्चुअली लर्निंग. बट शुरू में आई वुड रिक्वायर यू टू ट्रस्ट अस. इट इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1 or 2 months. उसके बाद आई लीव इट टू योर बेटर जजमेंट, बट ओनली फॉर द फर्स्ट 1 or 2 months प्लीज ट्रस्ट अस. राइट. All of this being said, I am sure that you guys will do great over the next 1.5 years, and my best wishes to all of you. And I'd just like to end this session with a promise from your side that you will be absolutely committed and completely disciplined, so that we can both together, you and me together, can ensure कि आपका best outcome निकले. देखिए, we are not any सारथी family. ये जो सब लोग आपके साथ क्लास में हैं, जिनके नाम आप चैट में पढ़ रहे हैं, ये आपके कंपेटिटर्स हैं. यूपीएससी आपके अगेंस्ट खड़ा है. आई एम विद यू एंड आई एम विद ऑल ऑफ दीज अदर पीपल एज वेल. वी आर वन टीम टू बीट दिस हर्डल ऑफ यूपीएससी. तो अब एज योर कोच आई एम आस्किंग फॉर दीज कमिटमेंट्स फ्रॉम यू. ठीक है. थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम, एंड टुमारो सजल सर हैज अ सेशन विद यू. Please attend that session as well, and I will see you again soon. Thank you guys.